हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतीक बाफना और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2023 8 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। उसमें लगभग जैसे एज पर दी पैटर्न 30 क्वेश्चंस आए थे और इन 30 क्वेश्चंस में से आपको 25 अटेम्प्ट करने थे। और इसके अंदर अगर मैं कैटेगराइज करूं क्वेश्चंस का कैसा मॉडरेट रहा, टफ रहा, इजी रहा, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें कुछ 3-4 सवाल ऐसे थे जो कि थोड़े से मॉडरेट साइड कह सकते हैं या थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन कह सकते हैं जो यूजुअल पैटर्न ऑफ जेईई मेन से अलग थे। बट अदर देन दैट जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है वो ईएमएफ चैप्टर से है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से। और इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड बी हैज द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग बी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी, द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी। तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म माननी है हमें और उसमें बोला है पार्टिकल के पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक बी के पैरेलल है। इसका मान लेते हैं कि एक बी इधर की तरफ है, तो एक पार्टिकल के पास वेलोसिटी इधर की तरफ भी है और पार्टिकल के पास वेलोसिटी इधर की तरफ भी है। ठीक है, तो ऐसे केस में बहुत स्टैंडर्ड सा केस है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म जो होती है, अगर वो आपस में पैरेलल या परपेंडिकुलर इफेक्टिवली नहीं होती या फिर आप देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी किसी न किसी एंगल पर आएगी, तो उस केस में जो पाथ होता है वो क्या होता है, हेलिकल पाथ। और हेलिकल पाथ किसके अलोंग होगा, अलोंग द एक्सिस विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका कुछ जो पाथ बनता है वो कुछ ऐसे करता हुआ बनता है और इसकी जो एक्सिस लाई करेगी वो बी के पैरेलल लाई करेगी। तो हेलिकल पाथ विद द एक्सिस अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था, बस आपने अगर क्लास में ध्यान दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर डायरेक्टली दे सकते थे कि हेलिकल पाथ होगा विद द एक्सिस अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहां पर पूछा है, बताइए रेशियो ऑफ द रेंजेस रिस्पेक्टिवली। रेंज का रेशियो बताना है अगर दो पार्टिकल्स को फेंक दिया गया है 40 और 60 से एट एंगल 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। तो रेंज का जो एक्सप्रेशन होता है, जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो हमें पता है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी होता है। तो देयरफॉर जो अगर मैं r1 बाई r2 की बात करूंगा तो आपको दिख रहा है g तो दोनों में सेम आएगा, लेकिन दोनों की स्पीड्स 40 और 60 अलग अलग है। तो यहां पर r1 बाई r2 क्या आ जाएगा, 40 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री क्या बन जाएगा, 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा वाला जो वैल्यू है वो 60 है, तो 60 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 120। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू एज वी नो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 और साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 मतलब हो गया साइन 90 प्लस 30, तो cos 30 भी कितना हो जाएगा, √3/2। वैसे भी आपको दिख रहा था ये दोनों एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं, तो ठीक है चलो एनीवेज। साइन 60 की वैल्यू आपको पता लग गई √3/2, साइन 120 की वैल्यू भी √3/2, तो इसका फैक्टर तो आया ही नहीं और इफेक्टिवली खाली यही फैक्टर रह गया। तो ये आ गया 2/3 का स्क्वायर, दैट इज 4/9 और यहां से आपका आंसर 4 करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा आपके नॉलेज पे बेस्ड हो जाएगा कि अगर एनसीईआरटी में पढ़ा है ढंग से आपने तो अब बोला है सर्टेन गैल्वेनोमीटर हैव अ फिक्स्ड कोर मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल। अब ये जो लाइन है मेटेलिक मटेरियल, द फंक्शन ऑफ दिस मेटेलिक मटेरियल इज, अब ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या फिर जो ऐसे मूविंग कॉइल वाले जो गैल्वेनोमीटर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर जो बीच में कोर होता है, अगर उस कोर को हम मेटेलिक मटेरियल से बनाते हैं तो उसका मेजर फायदा क्या है। उसका मेजर फायदा ये है बेटा कि उसके अंदर एडी करंट्स आएंगे। जैसे ही आपको मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है ना, जब अलग अलग ओरिएंटेशन में जाएगा तो फ्लक्स टाइम वेरिंग होगा, फ्लक्स टाइम वेरिंग होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एडी करंट्स आएंगे। और वो एडी करंट्स क्या करते हैं, बेसिकली बहुत तेजी से एनर्जी का लॉस करा के डैम्पिंग कराने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा कि अगर मैं मेटेलिक मटेरियल को यूज करता हूं गैल्वेनोमीटर्स के अंदर तो उसका सबसे मेजर पर्पस ये होता है कि जल्दी से जल्दी उस कॉइल के जो ऑसिलेशंस हैं उसको रोके जाए या फिर समझो डैम्पिंग बहुत तेजी से हो, सो दैट जल्दी से इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, टू ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली। ठीक है, तो फटाफट से डैम्पिंग होकर उसको रोकना है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का एग्जाम्पल है, या फिर एडी करंट्स डेवलप होते हैं जिसकी वजह से बहुत जल्दी डैम्पिंग हो जाती है। तो मेटेलिक मटेरियल यूज करने का सबसे बड़ा पर्पस क्या है, सो दैट डैम्पिंग फास्ट हो और कॉइल जल्दी से रेस्ट पर आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन आपके प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम से पूछा गया है। टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना 98 मीटर्स का हाइट दे रखा है और रिसीविंग एंटीना ग्राउंड लेवल पे दे रखा है। रिसीविंग एंटीना ग्राउंड लेवल पे है, इसका मतलब आपको
रिसीविंग एंटीना की हाइट कंसिडर ही नहीं करनी है। तो जो बोलता है बताइए कितना सरफेस एरिया कवर करेगा, तो पहले तो हमें डिस्टेंस, ये जो एक्सप्रेशन होता है अपना अर्थ का जो डायग्राम बनाते हैं यहां से हम डिराइव करते थे, है ना, और ऐसे करते हुए यहाँ पर हमारा रिसीविंग एंटीना होता था, याद है। तो इसका जो एक फॉर्मूला है, ये कितना डिस्टेंस होता है, वो फॉर्मूला अगर पता है तो बहुत जल्दी से कर लोगे आप। तो ये फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ, है ना, ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना इंटू आर प्लस ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना इंटू आर। ये आपका एक्सप्रेशन है ना। तो यहाँ पर हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना तो 0 दे रखी है, इसको 0 कर देते हैं। तो अंडर रूट के अंदर 2ht2। अब हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना कितनी दे रखी है, 98 मीटर्स, तो ये 98 कर लिया। और आपका अर्थ का रेडियस कितना मेंशन्ड है, हालांकि याद भी होना चाहिए, 6400, है ना। तो 6400 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन बना है। अब इस पूरे को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी सॉल्व होकर 112/√10 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे तो 112/√10 में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहां से अगर आपको कहा जाए कि सरफेस एरिया बताइए कितना एरिया कवर करेगा, तो एरिया बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ये जो डिस्टेंस आया है, बस इसी डिस्टेंस का हम क्या कर देंगे, एरिया निकाल लेते हैं। तो इस डिस्टेंस से एरिया निकाल लो, तो कितना एरिया आ गया, तो पाई इंटू 112/√10 का स्क्वायर, बस सिंपली यही हमारा रेडियस होगा जिसको कवर करेगा। तो यहां से आप जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 3942 किलोमीटर का स्क्वायर, और यहां से आपका आंसर 3942 बन जाएगा। बस आपका क्वेश्चन डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप देखो जरा, इसमें बोला है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज किया गया है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में सेकेंडरी मिरर यूज क्यों करते हैं, अब ये पूछा हुआ है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सबसे पहले तो हम इसलिए यूज करते हैं कि क्रोमेटिक एबरेशन ना रहे, लेकिन इसमें यह नहीं बोला है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्यों यूज कर रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि सेकेंडरी मिरर का यूज किया है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खाली उनको याद होता है कि क्रोमेटिक एबरेशन को रिमूव करने के लिए हम करते हैं और पटाख से आंसर 3 लिखकर गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन में सेकेंडरी मिरर का यूज पूछा है एकदम एग्जैक्टली, रादर देन की रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज ओवर आर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज वो सही है, ये क्रोमेटिक एबरेशन उसमें नहीं आएगा, लेकिन सेकेंडरी मिरर को यूज करने का सबसे मेजर पर्पस ये है कि आपको वो जो केज होता है, जैसे आपका ये जो मिरर है जिसमें आप दूर से लाइट को आने दे रहे हो, है ना, और ये होता क्या है कि जब लाइट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स के अंदर लाइट जब बहुत दूर से आती है तो ये रेज रिफ्लेक्ट होकर अंदर चली जाती है। अब जब रेज अंदर चली जाएंगी तो नेचुरल सी बात है कि आपका जो ऑब्जर्वर होगा फिर उसको टेलीस्कोप के अंदर बैठाना पड़ेगा, और वो उसके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसका अरेंजमेंट, उसका सेटिंग बिठाना इतने बड़े केज को, क्योंकि इंसान को अंदर आना है टेलीस्कोप के, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो व्हाट वी यूज अ सेकेंडरी मिरर। हम ऐसा एक कॉन्वेक्स मिरर एक और यूज कर लेते हैं, सो दैट ये लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर की तरफ ही आ जाए, गेटिंग इट, और हमारा आईपीस कहीं यहां पर लोकेटेड होगा। तो सेकेंडरी मिरर का मेजर पर्पस क्या है, सेकेंडरी मिरर का जो कैसे ग्रैंड टेलीस्कोप कहते हैं, उसका मेजर पर्पस ये है टू मूव द आई पीस आउटसाइड द टेलीस्कोपिक ट्यूब। नहीं तो अगर आपने सेकेंडरी मिरर यूज नहीं किया तो फिर रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद में अंदर की तरफ आएंगी और ऑब्जर्वर को अंदर बैठना पड़ेगा टेलीस्कोप के, जो कि काफी बार काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इस वजह से हम लोग एक सेकेंडरी मिरर यूज करते हैं, सो दैट इमेज जो फाइनल बने वो वापस कहां बने, और हम यहां पर क्या करते हैं, जो हमारा मेजर मिरर है उसके अंदर एक गैप छोड़ देते हैं, सो दैट ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस आईपीस को कलेक्ट कर ले और वहां से हम इमेज को गैदर अप कर ले। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में सेकेंडरी मिरर का यूज है। और ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स इसके अंदर क्रोमेटिक एबरेशन 0 कर देते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्रोमेटिक एबरेशन, ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, क्रोमेटिक एबरेशन 0 होता है, लेकिन क्वेश्चन में सेकेंडरी मिरर का यूज पूछा है रादर देन की रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Given below are two statements. If heat is added to a system, its temperature must increase. तो अब ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये गलत बात है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए एज पर दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम वर्क करके भी तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो बोलता है कि अगर हीट ऐड करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्या पता आपने जितनी हीट ऐड की उससे ज्यादा गैस ने वर्क कर दिया,
है ना, तो उस केस में टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट वन जो है वो आउटराइटली फॉल्स है। तो स्टेटमेंट वन तो फॉल्स। इफ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय सिस्टम इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इट्स वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। अगर आपने पॉजिटिव वर्क किया है, बात समझिएगा, सिस्टम मतलब हमारी गैस ने अगर पॉजिटिव वर्क किया है तो ऑब्वियस सी बात है गैस बाहर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, और पॉजिटिव वर्क है मतलब गैस एक्सपांड हुई होगी। गैस अगर एक्सपांड होगी तो अंडरस्टैंडेबली वर्क डन क्या होगा, हमारा वर्क डन होता क्या है, पीडीवी का इंटीग्रेशन होता है वर्क डन बाय गैस। तो अगर आपने ये पता लगा लिया कि गैस इज एक्सपांडिंग, इसका मतलब डीवी विल बी पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय गैस हैज टू बी पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। यस, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो जाएगा। तो आपका आंसर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, आंसर आपका हो गया 4। ठीक है, तो इजी प्रॉब्लम था, सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज 400 न्यूटन, ये दे रखा है। देन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू अ डेप्थ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हमें ये रिजल्ट पता होना चाहिए। ग्रेविटी की वैल्यू किसी भी डेप्थ पर जो होती है वो होती है g एट सरफेस 1 माइनस डी बाई आर। ये बहुत स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फॉर्मूलों को ही कन्वर्ट करके हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन हाँ, ये एक्सप्रेशन अगर पता हो, या फिर अगर चलो इतना भी नहीं पता तो भी हम लॉजिकली भी कर सकते हैं। हमें पता है कि अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है अर्थ के अंदर वो लीनियरली प्रोपोर्शन में होती है, मतलब सरफेस तक वो लीनियरली इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब अगर सरफेस पे 400 है तो आधी डेप्थ पर कितनी होगी, 200 होगी। तो डायरेक्टली भी आंसर आ सकता था, या फिर आप प्रॉपर फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जी एट सरफेस को हम जी मान लेते हैं, बी की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, देखो जरा, b क्या हो गया, क्या लेना है आपको, r/2 डेप्थ लेनी है, सरफेस से r/2 नीचे, तो डेप्थ हो गई r/2 होल अपॉन r। तो यहां से भी आपका आंसर g/2 आ गया। तो अगर यहां पर इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू g/2 है तो वेट भी आधा हो जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 200 न्यूटन, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम रॉड दे रखा है, यंग मॉड्यूलस मेंशन्ड है, अंडरगोज इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 0.04%, द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर क्या मांग रहा है आपसे, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का सबसे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो आप लोग याद रखते हो होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद रहता है, और ये होता है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और हम एक और चीज जानते हैं कि इस क्वेश्चन में स्ट्रेस मेंशन करने की जगह स्ट्रेन मेंशन किया हुआ है, तो स्ट्रेस को मैं रिप्लेस भी कर सकता हूं, तो हाफ इंटू यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस को मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रेस को लिख दिया यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, तो ये हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर बन गया। अब सारा डेटा आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो हाफ यंग मॉड्यूलस देखिए कितना है, 7 इंटू 10⁻10 है ना, और स्ट्रेन कितना है 0.04% दे रखा है, तो 0.04 अपॉन 100 इसका होल स्क्वायर, और ये सारा वैल्यू आप सॉल्व करके इसका जो आंसर दे रखा है 5600, यू विल अराइव एट 5600। दिस यू कैन वेरी इजीली सॉल्व इट ऑन योर ओन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन ही था, मैं ये कहूंगा बहुत इजी क्वेश्चन है, और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम इज 2t i cap plus 3t square j cap. If the force acting on the particle is this, then the value of x will be. Now, velocity is already been mentioned here, और velocity से आपको force निकालना है तो बहुत ही easy हो जाएगा, because acceleration is always is equal to dv by dt. ठीक है, तो जो आपको velocity का expression दे रखा है उसको आप differentiate कर लीजिए, तो आपको acceleration vector form में मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2i cap plus 6t j cap, ये आपका acceleration आ गया। I have just differentiated the velocity function. तो यहां पर, और एक्सेलरेशन कब निकालने को कहा है आपसे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, या फोर्स निकालने को कहा है स्टिल, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 विल बी 2i cap plus 6j cap, ये भी ठीक है। तो देयरफॉर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको 500 ग्राम दे रखा है, मतलब हाफ kg हो गया, तो हाफ से मल्टीप्लाई करते ही ये एक्सप्रेशन i cap plus 3j cap बन जाएगा। तो इसका मतलब है आपको i plus xj निकालना था, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यही आपकी x की वैल्यू है, तो x इक्वल टू 3, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1 ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर अ लॉजिक सर्किट शोन द आउटपुट वेवफॉर्म एट y इज दिस, और बोला आउटपुट वेवफॉर्म कैसा दिखेगा। तो अब इसके अंदर इस क्वेश्चन में ये जो आपको दे रखा है, ये जो तीनों के तीनों गेट्स हैं, ये कौन से गेट्स हैं आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये है आपके नैंड गेट्स। ठीक है, 3 नैंड गेट्स को यूज किया हुआ है,
और तीनों नैंड गेट्स को यूज करने के बाद आपसे बोला आउटपुट कैसा होगा। तो ये यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। 3 नैंड गेट्स को जब मैं इस तरीके से अरेंज करता हूं तो इफेक्टिवली ये और गेट की तरह बिहेव करता है। ये आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि ये जो है ये नैंड गेट, तीनों नैंड गेट्स हैं वो ठीक है, लेकिन जब हम इसके दोनों इनपुट्स को क्लब कर देते हैं तो इफेक्टिवली ये एक नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो ये हो जाएगा आपका ए बार और ये हो जाएगा आपका बी बार। ठीक है, अब ये दोनों आपके नैंड गेट के अंदर एंट्री करेंगे तो नैंड गेट में क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार का होल बार। ये आपका पूरा बुलियन एक्सप्रेशन बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और ये किसका एक्सप्रेशन है, ये है और गेट का एक्सप्रेशन है, ये और गेट है। तो अब इसमें से इसका मतलब समझ में आ गया कि अगर मैंने ए और बी इस तरह का इनपुट दिया है तो जो आपका आउटपुट आएगा वो और गेट को फॉलो करेगा। तो और गेट के अंदर क्या आता है कि अगर दोनों इनपुट 0 हैं, दोनों इनपुट लो हैं तो लो आएगा, अदरवाइज कोई भी इनपुट अगर हाई हो गया तो हाई आएगा। तो अब देखो यहाँ पर 0 से 1 में दोनों 0 0 थे तो 0 आना चाहिए। ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अब बचा ये दोनों ऑप्शन। इसके बाद में 1 से 2 में ये हाई है और ये लो है, तो आप देखेंगे हाई आंसर आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, आपका आंसर ये हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये और गेट का बस खाली आपको वेव फॉर्म बनाना था, तो ये वाला क्वेश्चन आपका 10th भी डन हो गया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन ये थोड़ा ज्यादा पूछ लिया गया है, इसके अंदर काफी एक्स्ट्रा डिटेल्स मांग ली गई है। जनरली कोर्स में पढ़ाते हैं, एडवांस लेवल के चीजों में पढ़ाते हैं, लेकिन जेई मेन लेवल पे इस तरह के क्वेश्चंस काफी रेयरली पूछे गए हैं। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, और ये न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको न्यूक्लियस की जो स्टडी की जाती है, जो कि एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल वाली चीजें जनरली जेई मेन अवॉइड कर सकते हैं, बट इन्होंने काफी डिटेलिंग में ए बी सी डी 5 ऑप्शंस पूछे हैं, और इनफैक्ट सही मायने में तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा, मतलब जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, बट हमें अगर इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है देन वी हैव गॉन विद सी एंड डी ओनली। जरा देखते हैं क्या क्या चीजें बात कर रहा है, न्यूक्लियस की थियरी क्या बोलती है। तो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, हो सकता है कई स्टूडेंट्स के लिए ये फर्स्ट टाइम सुनने में आ रहा हो, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जेई एडवांस में एक आध बार पूछे गए हैं, लेकिन जेई मेन में यूजुअली नहीं पूछते। बट ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस इट कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर हमें क्या करना है। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर जी प्रोटॉन्स हैं और ऑब्वियसली ए माइनस जी आपके न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसके अंदर सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन की डिपेंडेंसी कैसी होगी, कूलम कंट्रीब्यूशन टू बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, वॉल्यूम एनर्जी क्या होगा, और डिक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी व्हाइल एस्टिमेटिंग, और ऐसे बहुत सारे आपसे ऑप्शंस पूछे गए हैं। तो चलिए पहले एक एक करके ऑप्शंस पे चलते हैं। सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर लेते हैं। सरफेस एनर्जी, कूलम कंट्रीब्यूशन और वॉल्यूम एनर्जी, ये 3 ऐसे टर्म्स हैं जो कि बाइंडिंग एनर्जी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन तीनों टर्म्स के बारे में एक बार हम समझ लेते हैं। तो ये जो वॉल्यूम एनर्जी की बात हो रही है, तो वॉल्यूम एनर्जी को आपको समझाता हूं आखिर हो क्या रहा है, वॉल्यूम एनर्जी की वजह से कैसे कंट्रीब्यूशन आता है। तो हमें पता है कि अगर एक कोई न्यूक्लियस कंसीडर करोगे तो न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह की चीजें मान सकते हो। एक तो उसका बल्क हो गया, जो अंदर की तरफ जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो, और एक हो गया जो सरफेस वाले न्यूक्लियॉन्स हैं वो। तो जो न्यूक्लियस के सरफेस के अंदर वाले जो आपके न्यूक्लियॉन्स हैं उसके बारे में हम क्या जानते हैं, तो उसके अंदर हम जैसे मान लो कि आपने खाली 2 न्यूक्लियॉन्स का एक स्ट्रक्चर कंसीडर किया है, सिर्फ 2 न्यूक्लियॉन्स का, ठीक है, और लेट से इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी, एक ऐसा इमेजिन करो, एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें सिर्फ 2 ही न्यूक्लियॉन्स हैं और इसकी बाइंडिंग एनर्जी है U। तो क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आप U/2 लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है एक पेयर में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आएगी वो U/2 होगी। अगर U आप समझ रहे हैं, उस पूरे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने के लिए, है ना, कितनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होगी, तो U/2 चाहिए होगी। और ऑटोमेटिकली U क्या है, आपके सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी जो दे रखी है। तो अब अगर इस तरीके से अगर मैं एक न्यूक्लियस को पकड़ लूं जो कि इस तरह का है, यहां पर एक न्यूक्लियस बैठा हुआ है, न्यूक्लियॉन बैठा हुआ है, और उसके आसपास में टोटल जो अंदर की तरफ एक न्यूक्लियॉन होगा उसके आसपास में आप डेंसली पैक करेंगे, तो टोटल मिलाकर 12 न्यूक्लियॉन्स हम कंसीडर करते हैं। कितने? 12 न्यूक्लियॉन्स। तो 4 इसके इस प्लेन में हो गए, 4 बाहर के प्लेन में हो जाएंगे और 4 अंदर के प्लेन में हो जाएंगे।
ठीक है, ये जो क्रॉस बना रखे हैं वो आउट ऑफ प्लेन है और इनसाइड प्लेन है। टोटल मिलाकर 12 न्यूक्लियॉन्स इन्वॉल्व हैं। जो एक इनसाइड वाला न्यूक्लियॉन होता है उसके पर्सपेक्टिव से वो अल्टीमेटली 12 न्यूक्लियॉन के आसपास को टच करेगा। आप बोलो सर तो बाहर वाले पे भी तो फोर्स लग सकता है। बाहर वाले न्यूक्लियॉन्स पे ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रेंज होता है। तो हम ये कहते हैं कि एक न्यूक्लियॉन जो बल्क के अंदर न्यूक्लियॉन है, इस ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ये कहता है कि जो न्यूक्लियॉन अंदर की तरफ है वो इफेक्टिवली उसके आसपास में 12 न्यूक्लियॉन के इंटरेक्शन में आता है। तो अब इसकी जो एनर्जी आएगी है ना, इस बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं बात करूं ऑफ दिस सेंट्रल न्यूक्लियॉन, ये आएगा 12 इंटू U/2। ठीक है, क्योंकि 12 से इंटरेक्ट कर रहा है और U/2 पर एटम वाली एनर्जी है जैसे हमने बताई। तो इस तरह की 12 U/2, इसका मतलब है 6 U की एनर्जी होगी। अगर इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अगर एक इस न्यूक्लियॉन को रिमूव करना है तो मुझे 6 U की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देयरफॉर अगर मैं पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी की बात करूं तो जिसको मैं वॉल्यूम एनर्जी भी बोलता हूं, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वॉल्यूम, जो वॉल्यूम वाला टर्म है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो 6U। आप बात समझिएगा, 6U किसकी एनर्जी थी, एक न्यूक्लियॉन को फ्री करने के लिए। ऐसे हमारे पास कितने न्यूक्लियॉन है टोटल A, तो 6U इंटू A, तो ये आपकी हो जाएगी इफेक्टिवली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल वॉल्यूम की, और ये किसके प्रपोर्शन में आ रही है, ये A के प्रपोर्शन में आ रही है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो वॉल्यूम एनर्जी BV इक्वल टू A3 है। A3 जस्ट एक कांस्टेंट है, दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, और A, तो आपका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ में अब जो मैं बात कर रहा हूं सरफेस एनर्जी की, तो सरफेस एनर्जी का टर्म समझते हैं। तो सरफेस एनर्जी है ना, तो ये थोड़ा अलग टर्म होगा कंपेयर टू बल्क वाली एनर्जी। बल्क के अंदर क्या होगा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ड्रॉप मॉडल मानता है कि इफेक्टिवली 12 न्यूक्लियॉन से इंटरेक्शन होते हैं। अब इसमें जो सरफेस वाला, अब इमेजिन करो कि ऐसे न्यूक्लियॉन्स हैं बहुत सारे, है ना, अंदर भी न्यूक्लियॉन्स हैं ऐसे बहुत सारे, और ऐसे पूरा बल्क बना हुआ है। तो अब ये जो न्यूक्लियॉन है जो सरफेस पर बैठा हुआ है, ये कहता है कि वो इफेक्टिवली 3 न्यूक्लियॉन से ही इंटरेक्ट करेगा आसपास के जो सरफेस वाले हैं। इसका मतलब है इसकी जो एनर्जी होगी ये इससे अलग आएगी, क्योंकि ये 12 से इंटरेक्ट कर रहा था, ये 3 से करता है। ये एक रैंड एस्टिमेट है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट हर कोई 3 से करेगा, बट या एक एस्टिमेट है कि ये सरफेस वाला जो होगा वो 3 न्यूक्लियॉन से इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो इस केस में सरफेस एनर्जी को हम बस इतना बोलते हैं कि सरफेस एनर्जी होगी वो सरफेस एरिया के प्रपोर्शन में होगा। किसके प्रपोर्शन में होगा, सरफेस एरिया के प्रपोर्शन में होगा। इस बात को समझिए, जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ये बोलता है कि न्यूक्लियस को आप लगभग एक लिक्विड की तरह मान लीजिए, तो उसकी जो सरफेस है, सरफेस में एनर्जी होगी। ठीक है, तो सरफेस में एनर्जी होगी, तो सरफेस एनर्जी किसके प्रपोर्शन में हो गई, ये प्रोपोर्शनल टू R² हो गया। और आपसे बोला है सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसका मतलब है सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये प्रपोर्शन में हो जाएगी R²/A के। यहां तक ठीक है। अब R मुझे पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁴ होता है, ये हमें रिजल्ट पढ़ाया जाता है। तो यहां से A⁴ हो गया, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी आप देखेंगे ये A⁴ तो ये बेटा सॉल्व होकर आ गया A⁻⁻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 ⁻
होगा। तो सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन a⁴ बता रखा है और ये गलत हो जाएगा क्योंकि पर न्यूक्लियन बता रखा है तो आपको उसे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो यहां से आपका ए ऑप्शन, तो क्या समझ में आया, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन एज यू कैन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁻⁻³ होना चाहिए। ये सरफेस एनर्जी की बात हुई। अब एक और बात कर रहे हैं वो है कूलम कंट्रीब्यूशन की। तो कूलम कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो जरा उसके बारे में भी हम आइडिया ले लेते हैं। तो कूलम कंट्रीब्यूशन के लिए आप एक वापस न्यूक्लियस को कंसीडर कीजिए। अब यहाँ पर एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। तो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो लेट्स से हमारे प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो इन सब में क्या होगा, एक कूलम अट्रैक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, कूलम रिपल्जन होगा। तो अब मुझे बताया इफ देयर आर जी प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ इंटरेक्शंस क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ इंटरेक्शंस विल बी z इंटू z माइनस 1/2। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी जानते हैं। अगर हमारे पास 4 चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने को कहा जाएगा तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे, तो हम बोलते थे 4c2, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए z प्रोटॉन्स हैं तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे, तो z इंटू z माइनस 1/2। तो यहां से आपका ये आ गया।
तो अगर मान लेता हूं कि दो न्यूक्लियॉन तो दो प्रोटॉन्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो आर एवरेज के बराबर है, और ये आर एवरेज कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रपोर्शनल में ही आएगा, जो कि आपके न्यूक्लियस का रेडियस है उसके प्रपोर्शन में ही आएगा, और उसको मैं लेट से आर एवरेज विल प्रोपोर्शनल टू आर, वो बाद में बात करते हैं। तो देयरफॉर जो कूलम कंट्रीब्यूशन वाला टर्म है, जो एनर्जी ऑफ कूलम कंट्रीब्यूशन है, वो किसके प्रपोर्शन में आएगा, तो जरा समझते हैं। तो प्रपोर्शन क्या है, यहाँ पे तो आप इक्वल भी निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा के ई स्क्वायर बाई आर एवरेज, के स्क्वायर बाय आर एवरेज, और ऐसे कितने पेयर्स हैं, जी जी माइनस 1/2। ठीक है, तो यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो जी इंटू जी माइनस 1 तो आ गया, और आर एवरेज ये अल्टीमेटली ये कुछ ना कुछ आर का ही कुछ पार्ट होगा, r/2 हो सकता है, r/3 हो सकता है, 2r/5 हो सकता है, ऐसे जनरली इसकी वैल्यू भी दी होती है, लेकिन ठीक है अभी हमें इतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनलिटी की बात करनी है। तो आर एवरेज भी कहीं ना कहीं आर के प्रपोर्शन में होगा, और आर हम जानते हैं a⁻1/3 के प्रपोर्शन में होगा। तो ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है ऑफ कूलम कंट्रीब्यूशन। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो इन ऑप्शंस के अंदर आप देखो जरा, तो इसके अंदर z(-1) a⁻4/3 है, मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ए हमने पहले ही प्रूव कर दिया था गलत है। अब जरा देखो ए और बी गलत अगर हो गए तो ये गलत, ये गलत और ये गलत, तो आपका ऑप्शन सिर्फ ये बचा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी ओनली। लेकिन द थिंग इज कि डी वाला ऑप्शन भी एक्चुअली सही मायने में परफेक्टली सही नहीं है। डिक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये आप तब कह सकते हो जब एनर्जी को आप सिर्फ और सिर्फ सरफेस के फॉर्म में ही डिस्क्राइब करो, बिकॉज अभी एक तरफ तो आप खुद ही कह रहे हो कि कूलम कंट्रीब्यूशन भी है, वॉल्यूम एनर्जी भी है, सरफेस एनर्जी भी है, और फिर डी ऑप्शन वापस ये दे रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहे हो। बट ठीक है, अब जेई मेन का क्वेश्चन है और इन तीन ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, क्योंकि बी तो आउटराइटली गलत है, तो बी गलत होने की वजह से ये तीनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए और बचा सिर्फ पहला ऑप्शन, तो वी विल गो विद फर्स्ट ऑप्शन। सी तो डेफिनेटली करेक्ट है और डी पार्शियली करेक्ट है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसके अंदर एनर्जी सिर्फ एरिया के बारे में डिस्क्राइब करो कि सिर्फ सरफेस एरिया की बात करेंगे, उस केस में बात सही है कि बाइंडिंग एनर्जी सरफेस एरिया के प्रोपोर्शन में हो जाएगी, इफ वी अज्यूम दैट एंटायर एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एरिया ओनली। ठीक है, ठीक है। और वाइल एस्टिमेटिंग सरफेस एनर्जी अज्यूम दैट ईच न्यूक्लियन इंटरैक्ट्स विद 12 न्यूक्लियॉन्स, तो ये गलत है, सरफेस एनर्जी के टाइम पे नहीं होता, 12 न्यूक्लियॉन्स हम कब मानते हैं, जब वॉल्यूम एनर्जी की बात होती है, इसलिए ई ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ये काफी डिफिकल्ट बोल सकता हूं प्रॉब्लम जेई मेन के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज जो इन्होंने माइन्यूट चीजें मांगी है वो यूजुअली जेई मेन एग्जाम्स इतनी डिटेलिंग में नहीं पूछती है। तो ये 11th क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन पे जरा ध्यान देते हैं। इफ ई बी द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब ये हम जानते हैं ग्रेविटेशन में भी आता है, बोर मॉडल में भी आता है, एंड व्हाट इज दैट कि जो टोटल एनर्जी होता है वो, या टोटल एनर्जी का जो मॉड होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का मॉड डिवाइड बाई 2 और काइनेटिक एनर्जी के मॉड के बराबर होता है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हम स्टूडेंट्स याद भी रखते हैं, है ना। तो अब इसके अंदर बोल रहा है कि टोटल एनर्जी सैटेलाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी भी E/2, गलत हो गई, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली 2 ही होनी चाहिए। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी रिवॉल्विंग इज हाफ द मैग्नेट्यूड टोटल एनर्जी, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हाफ नहीं होता, इनफैक्ट इक्वल होता है, इक्वल मैग्नेट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो आपका आंसर हो गया 2। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट प्रॉब्लम? अब डायमेंशन ऑफ 1/, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, बिकॉज वी नो सी की जो वैल्यू होती है वो √μ0ε0 होती है, और आपसे इसकी वैल्यू मांगी है, दैट इज ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी c स्क्वायर के। c इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका मतलब है मीटर पर सेकंड, तो L²/T² के डायमेंशन आ जाएंगे और आपका यहां से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो काफी जल्दी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जरा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? इन दिस फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, थोड़ा सा डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, लेट मी डू इट फॉर यू। तो ये 6 ओम दे रखा है और ये आपको 8 ओम दे रखा है ना, और बस बाकी गैल्वेनोमीटर ये रहा, और ये आपको 4 वोल्ट की बैटरी दे रखी है ना। तो इस क्वेश्चन में बोला है बताइए रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2 इज, ठीक है, ये C1 है ये C2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मांगा है। तो स्टेडी स्टेट वाला क्वेश्चन हो गया। आपको पता है कि क्वेश्चन में करंट ऐसे फ्लो करता हुआ, ऐसे फ्लो करता हुआ, ऐसे फ्लो करता हुआ दौड़ जाएगा, ठीक है। तो बताइए करंट कितना आएगा? ये 6 ओम है, ये 8 ओम है, और करंट गैल्वेनोमीटर का खुद का भी 2 ओम दे रखा है, तो करंट हैज टू बी 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6 + 2 + 8 16, तो करंट हो गया आपका 1/4 एम्पियर्स, ठीक है। ये आपका 1/4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मान लेता हूं कि मैंने इसको 0 वोल्ट अज्यूम कर लिया,
ठीक है, तो क्या ये ऑटोमेटिकली इधर से जाएंगे तो ये 4 वोल्ट हो जाएगा, ये 4 वोल्ट हो गया और इसका भी कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, इसका भी कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। तो जैसे ही आपको पोटेंशियल बी और सी के मिल गए क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो जरा देखिए, तो 6 इंटू, तो बी का पोटेंशियल एट बी वो कितना हो जाएगा, जरा देखो, 6, 4 तो था ही, 4 माइनस 6 इंटू 1/4 तो कितना हो गया 3/2, मतलब तो ये आ गया 2.5 वोल्ट। ये 3/2 हो गया 1.5, 4 माइनस 1.5 2.5, तो VB ये आ जाएगा आपका 2.5 वोल्ट्स पे। चलो ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं VC की बात करूं तो VC कितना हो जाएगा 2.5 माइनस और जाएंगे तो कितना 6, सॉरी रेजिस्टेंस कितना था 2 था, तो 2 इंटू 1/4 तो ये कितना हो गया 1/2 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। तो C का पोटेंशियल आ गया 2 वोल्ट्स। तो देयरफॉर आपसे पूछा ही यही था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 तो कितना आया, C1 के अक्रॉस कितना आया 4 और E2 तो 2 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 ये कितना आ गया, C2 के अक्रॉस कितना आ गया चेक कीजिए, तो ये 2.5 हो रही 2.5, तो ये आपने देखा कितना आ गया 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा 4/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। तो बस ये तो स्ट्रेट अवे ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया। फॉर R लेस देन कैपिटल R हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो KQ R/R3, एंड फॉर R ग्रेटर देन कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। इसका मतलब है पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आएगा और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द R² जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसा, और पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम वेक्टर्स का, बहुत ही स्ट्रेट अवे, मतलब सिंपल, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कर लो आप, इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। ये तो बोला है 2 फोर्सेज हैं A और A/2 आर परपेंडिकुलर ईच अदर, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगा है रिजल्टेंट का। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका A/2, और कहा है इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट बता दीजिए। तो बस रिजल्टेंट क्या होगा A² प्लस A²/4, तो यहां से आपका आ जाएगा √5 A/2। तो बस यहां से आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिर्फ 2 फोर्सेस हैं, परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट निकालने को कह रहा है और कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। तो बस A² प्लस B² का फॉर्मूला बन गया। चलिए नेक्स्ट, द engine of a train moving with speed 10 meter per second towards the platform sounds a whistle at frequency this, the frequency heard by a passenger inside the train, ट्रेन के अंदर ही बैठा है। इसका मतलब है जो सोर्स है वो कौन है, इंजन, और जो ऑब्जर्वर है वो कौन है, उसी ट्रेन का पैसेंजर। इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, क्योंकि जिस रेट से विसल जाएगा उसी रेट से इंसान भी आएगा। जब, और डॉपलर इफेक्ट कब होता है, जब रिलेटिव मोशन हो। कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, तो मतलब 400 हर्ट्ज को वो 400 हर्ट्ज ही सुनेगा। तो आपका आंसर सीधे सीधे 400 हर्ट्ज होगा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट, एक एयर बबल दे रखा है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक 40 मीटर डीप टू द सरफेस एट अ टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री C, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 × 10⁵ पास्कल, डेंसिटी भी मेंशन्ड है, G भी दे रखा है। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द डेप्थ ऑफ 40 मीटर एंड ऑन सरफेस, द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल व्हेन इट रीचेस द सरफेस विल बी। तो ये एक स्टैंडर्ड बॉयज लॉ का क्वेश्चन है, ये यूजुअली सब क्लास नोट्स में अपने करवाते ही हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया P1V1 = P2V2, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जैसे एक सरफेस है और यहाँ पर एक बबल है, और ये बबल जैसे 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 ऊपर आएगा तो आपको पता है प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आपसे बोला जब ये सरफेस पे जस्ट आएगा उस टाइम पे इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम ही पूछा है, सीधे सीधे वॉल्यूम बता दीजिए। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, तो आपको दे रखा है 40 मीटर की डेप्थ में है, ठीक है, और डेंसिटी और ये सारी चीजें मेंशन्ड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे रखा है। तो चलिए, तो 10⁵ प्लस 10⁵ इंटू जी कितना 10 इंटू डेप्थ कितनी 40, तो इस जगह का प्रेशर पता लग गया। और पहले वॉल्यूम कितना था देख लीजिए जरा, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 दे रखा है। बाद में सरफेस पे आएगा तो 10⁵ ही रह जाएगा और वहां पर आपको नया वॉल्यूम निकालना है। तो एज यू कैन सी ये हो जाएगा 5 × 10⁵, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5 × 10⁵ इज इक्वल टू 10⁵ इंटू V। तो देयरफॉर वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपका 18 क्वेश्चन डन।
फिर इसके बाद 19th क्वेश्चन है, सिलिंड्रिकल वायर ऑफ मास दिस हैज लेंथ दिस एंड रेडियस दिस और मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी मांगी है। तो डेंसिटी क्या डिफाइन करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, और एक सिलिंड्रिकल वायर है तो मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एच ऐसा लिख सकते हैं। इसको जब मैं लॉग के फॉर्म में दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये ln रो आ जाएगा और ये ln m आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन के साथ 2 ln r आ जाएगा और माइनस साइन के साथ ln h आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अब तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे यहां से तो d रो बाई रो इज इक्वल टू dm बाई m माइनस 2 dr बाई r माइनस dh बाई h, ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। और इसको अगर मैक्सिमाइज, अगर एरर मैक्सिमाइज करना है तो अब वी नो हमें सबको ऐड करना पड़ेगा, एरर सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो dm बाई m, तो जरा चालू करते हैं, dm बाई m कितना हो गया, तो 0.01 है ना, होल अपॉन 0.4 प्लस 2 ऑफ dr, तो जरा देखेंगे कितना 0.03 होल अपॉन 6 प्लस dh और हैज लेंथ मतलब जो हाइट की बात कर रहा है तो 0.04 अपॉन 8। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपसे पूछा यही था मैक्सिमम एरर इन इट्स डेंसिटी, परसेंटेज में पूछी हुई है, तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ से जो वैल्यू आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके आप सब आएंगे तो इसका आंसर 4% आ जाएगा। कैलकुलेशन भी सिंपल सी है, आप लोग इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ व्हेन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। अगर बोला है कि डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम है तो बताइए मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। अगर डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम का रेशियो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि डी ब्रॉय वेवलेंथ, डी ब्रॉय का फॉर्मूला ही h अपॉन p होता है। अगर डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम है तो नेचुरली मोमेंटम भी सेम होगा, तो रेशियो 1:1 ही आएगा, तो देखते ही 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा देखें, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंशन्ड है ना, इन सच ए वे द डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। अब देखिए जरा, यहाँ पर एक डाइपोल है P और इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंशन्ड है। अब बोल रहा है इस डाइपोल को आपको घुमा कर 180 डिग्री से घुमाना है और डाइपोल को ऐसे बनाना है, 180 से घुमाना है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना वर्क डन लगेगा, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन सिंपली होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन को वर्क करना है तो वो हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो जरा देखिए वो होती है माइनस PE cos 180, नेगेटिव साइन के साथ यहां पर भी आएगा माइनस PE cos 0 डिग्री, सही है। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे माइनस और ये माइनस चल ही रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये P बन जाएगा पॉजिटिव में और ये भी पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया 2PE, बस ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ट्वाइस ऑफ P, अब P कितना दे रखा है आप देखिए जरा, कूलम इंटू मीटर में ही है तो 6 इंटू 10⁻⁻6 और इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन्ड है 1.5 इंटू 10⁻3, तो यहां से आपका इजीली क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 318 का फैक्टर आ गया तो यहां से 18 मिली जूल्स और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये आपके वो वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास चॉइस होती है 10 में से 5 करने होते हैं। आई थिंक 21 काफी इजी प्रॉब्लम था और ये इसका आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा देखते हैं। अब इसके अंदर क्या है, दो मिरर्स को अलाइन कर रखा है, थोड़ा डायग्राम इसमें आप समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में हालांकि क्लियरली मेंशन्ड है, 2 वर्टिकल पैरेलल मिरर्स A and B आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, तो ये जो सेपरेशन है ये आपको 10 सेंटीमीटर मेंशन्ड है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, यहां से जो O ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, एज यू कैन सी ये कितने पे रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। दो मिरर्स है आमने सामने, बोला है द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड मिरर A फ्रॉम मिरर A इज, ठीक है। मिरर A से नियरेस्ट सेकंड इमेज जो बनेगी वो कहां पर बनेगी, तो इसके अंदर हम बहुत आसानी से जैसे ये क्वेश्चंस करवाते हैं तो फ्रॉम मिरर A और यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम मिरर B, ठीक है। तो A से सबसे पहली जो इमेज बनेगी वो यहां से बनेगी, कितने 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और जो ये मिरर बनाएगा, जो सबसे पहले इमेज बनाएगा यहां पर, वो कहां पर बनाएगा 8 सेंटीमीटर पे। तो अब ये जो 8 सेंटीमीटर वाली इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा और वापस इधर इमेज बनेगी। तो 8 प्लस यहां से आप क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 8 + 10 18 सेंटीमीटर पे आपकी ये इमेज बनेगी। और यहां से जो इमेज बनेगी और वो कहां बनेगी, ये
2 + 10 12 सेंटीमीटर पे बनेगी। तो मुझे बताइए ए से जो नियरेस्ट इमेज बनी, सेकंड नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट कौन सी 2 पे बनी और सेकंड नियरेस्ट कहां पर बनी 18 पे बनी, तो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा 18, दैट इज 18 सेंटीमीटर। तो 21 22 दोनों का आंसर इनफैक्ट 18 ही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, एंड दैट इज 23rd, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन चुका है जेईई मेन का, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब ये क्वेश्चन कितनी बार पूछेंगे ये लोग, मतलब हर साल कहीं ना कहीं एक इस तरह का सवाल पूछ लेते हैं, और इसमें भी स्टूडेंट्स तब भी कुछ गलतियां करके आते हैं। जरा देखिए, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में कमेंट करने को कहा है। मोमेंटम पहले कितना था, जैसे मान लेता हूं कि इनिशियल मोमेंटम था p, ठीक है, और एंड फाइनल मोमेंटम जो हो गया 50% से बढ़ा दिया, इसका मतलब है कितना हो गया 3/2p, ठीक है। और हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है, वो p²/2m होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन में है, p² के प्रोपोर्शन में है, दिस वी आर अवेयर। तो देयरफॉर अगर मैं k1 की बात करता हूं, अगर वो p²/2m है, तो दिस इंप्लाइज जो k2 हो जाएगा वो 9/4 p²/2m हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से k2 की जो वैल्यू आ गई वो 9/4 k1 आ गई। क्या ये बात समझ में आती है? अब आपसे बोला है परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब होता है कि k2 - k1 होल अपॉन k1 इंटू 100, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। k2 ये रहा आपका 9/4 इंटू k1, तो 9/4 - 1 ये कितना आ जाएगा 5/4, तो ये अल्टीमेटली 5/4 इंटू 100 का फैक्टर बन जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ से 125%। तो 125% से ये इंक्रीज कर जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये आपका 23rd क्वेश्चन इसी के साथ हो गया। अगला क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो लेट्स से सेमी सर्कुलर रिंग इमेजिन करते हैं, और यहां से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मांगा है। तो सारे के सारे मासेस r डिस्टेंस पर ही हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, सिंपली mr²। अगर mr² ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पूरी रिंग होती तब भी mr² आता, आधी रिंग है तब भी mr² ही आएगा, बिकॉज इस आधी रिंग का मास m दे रखा है, ठीक है। और सारे मासेस r डिस्टेंस पे ही हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्ट्रेट अवे 1। बस ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला सवाल, एन ऑर्गन पाइप 40 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ एंड्स, स्पीड ऑफ साउंड भी दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक बताइए। अब दोनों एंड से ओपन है और सेकंड हार्मोनिक की बात कर रहा है, तो इसके अंदर आप प्रेशर का डायग्राम भी बना सकते हैं, चाहे तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी बना सकते हैं, ग्राफ जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन अगर सेकंड हार्मोनिक है तो जरा देखिए, तो हमें पता है यहां पर प्रेशर का क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा, एंटी नोड, तो प्रेशर का क्या आएगा, नोड। तो प्रेशर का नोड, इधर भी प्रेशर का नोड, और सेकंड हार्मोनिक है, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाना चाहिए। तो ये जो आपकी एल लेंथ है, क्या एल ही लैम्डा के बराबर आ गया, है ना। आपसे पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो v = f लैम्डा होता है, तो f की वैल्यू कितनी हो गई, v/लैम्डा। लैम्डा खुद किसके बराबर है, l के बराबर है, तो आपका आंसर हो गया v/l। v आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है 360, लेंथ मेंशन्ड है आपको 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 या 40/200, तो यहां से आपका आंसर कितना आ गया, 900 हर्ट्ज। तो 25th क्वेश्चन डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब इसमें एक एयर बबल दे रखा है, डायमीटर 6 मिलीमीटर, rises steadily through a solution of density 1750 at the rate of 0.35 centimeter per second. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा है, और ये ऐसा यूनिट्स ही है, ये पास्कल सेकंड मेंशन्ड है, ठीक है। एक एयर बबल है, सीधे सीधे ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, तो अगर एयर बबल किसी लिक्विड सोल्यूशन में राइज करेगा तो एयर बबल का खुद का वेट तो होगा नहीं, तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो कौन कौन से लगेंगे, एक तो लगेगा उस पर बॉयंसी, और दूसरा लगेगा उस पर विस्कस फोर्स जो कि 6 पाई ईटा RV। बॉयंसी खुद क्या लगेगा, तो रो ऑफ जो आसपास का लिक्विड है उसकी डेंसिटी आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो रो ऑफ लिक्विड इंटू इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई r³ इंटू g। बस ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बोला ही हुआ है कि एयर बबल राइजेस स्टेडिली। स्टेडिली का मतलब है दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है।
और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है बताइए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होगा। बेसिकली आपसे ईटा निकालने को कहा है, बाकी सारा डेटा नेचुरली इन्होंने दिया होगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने पर इन दोनों को रो एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 1750 है ना, 4/3 पाई, एक आर से वो कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर मान लेता हूं यहां पे, और इंटू जी की वैल्यू मेंशन्ड है 10, यस, होल अपॉन 6 पाई इंटू वी, और वी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.35 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 0.35 इंटू 10⁻⁻²। तो ये पूरा वैल्यू सॉल्व होकर ये आपको ईटा दे देगा पास्कल सेकंड में, और यहां से आपका आंसर जो बता रखा है 10, ये न्यूमेरिकली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ऐसा कोई गंदी कैलकुलेशन नहीं है, बिकॉज पाई एलिमिनेट हो जाएगा एनीवेज, ठीक है। और रेडियस भी आपको दे रखा है क्योंकि डायमीटर ये रहा 6 मिलीमीटर मेंशन्ड है, रेडियस भी नोन है, सारा डेटा नोन है, यहां से बीटा सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ 75 मिली Henry inductor and 1.2 microfarad capacitor if the maximum charge to the capacitor is this। इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया LC सर्किट का। LC सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट कितना होगा ये पूछ रहा है, अगर मैक्सिमम चार्ज इतना है तो मैक्सिमम चार्ज अगर LC सर्किट है सिंपल, तो मैक्सिमम चार्ज उस पर कब होगा जब सारी एनर्जी इंडक्टर के पास होगी, कैपेसिटर के पास होगी, और मैक्सिमम करंट कब होगा जब पूरी एनर्जी इंडक्टर के पास होगी। हमें पता है कि एनर्जी ऑसिलेट करती है LC ऑसिलेशंस में, तो इसका मतलब है हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्यू मैक्स का स्क्वायर बाई 2c, ये हो जाना चाहिए। तो बस क्वेश्चन हो गया। आपको निकालना क्या था, आई मैक्स निकालना था, तो आई मैक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। क्यू मैक्स देखिए जरा, क्यू मैक्स कितना दे रखा है आपको ऑलरेडी 2.7, तो 2.7 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, होल अपॉन 2 इंटू कैपेसिटेंस दे रखा है 1.2 10⁻⁻6, और इंटू 2 इधर आ जाएगा और L नीचे आ जाएगा। L का वैल्यू है 75 मिली हेनरी, 75 इंटू 10⁻⁻3। चलिए तो ये आपका आई मैक्स है। तो अब इसमें सारा डेटा आपको नोन है, इसको भी अगेन आप सॉल्व करेंगे तो एक अच्छा सा आंसर आएगा। कैलकुलेशंस इस बार इतनी गंदी नहीं है कंपेयर टू कई बार ऐसा हुआ है पास्ट में कि जेईई मेन के क्वेश्चंस में बहुत गंदी कैलकुलेशंस आती हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन स्टिल काफी मैनेजेबल है, और यहां से आपका आंसर इसका 9 आ जाएगा। यू कैन सॉल्व दिस ऑन योर ओन। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक इंटेंसिटी द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज फाउंड टू बी 1.6। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एनआई। अगर सोलेनॉइड बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो आंसर आपका म्यू नॉट एनआई हो जाएगा। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी दी हुई है, ध्यान रखिए यूनिट्स पे ध्यान दीजिए, एम्पियर पर मीटर। इसका मतलब है ये आपको जो डेटा दिया हुआ है वो एच का दिया हुआ है। एच क्या होता है बी अपॉन म्यू नॉट, तो इफेक्टिवली आपको एन आई का वैल्यू मेंशन्ड है क्वेश्चन में। एन आई कितना दे रखा है 10, और नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं तो पूछा है। तो बस ये तो क्वेश्चन एकदम ही सिंपल हो गया कि एन आई का वैल्यू आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻3। ये आपको एच का वैल्यू मेंशन है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी नोन है जो किसके बराबर होता है एन आई के। एन आपको दे रखा है 8 पर सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको याद रखिएगा आंसर एम्पियर में देना है, तो 8 पर सेंटीमीटर है, इसका मतलब है पर मीटर में कितने टन, 1 सेंटीमीटर में 8 है तो पर मीटर में कितने हो जाएंगे 800। तो यहां पर आप 800 लिख लो, इंटू करंट कर लेंगे, तो यहां से क्वेश्चन आपका हो गया। तो जरा देखिए तो आई कितना आ गया, आई आ गया 2 एम्पियर, क्वेश्चन डन, ठीक है। तो ये बहुत स्मार्टली इन्होंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी खेल लिया, और आप यूनिट से भी आइडिया लगा सकते हो कि ये टेस्ला नहीं है, ये एम्पियर पर मीटर है, ठीक है। तो ये हमें बी एक्सिस पता होता है, ये एच जो होता है वो बी अपॉन म्यू नॉट होता है, वहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जरा, करंट ऑफ 2 एम्पियर। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सिर्फ फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन हो जाए ऐसा क्वेश्चन है, खाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जरा देखिए इसमें क्या दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मांगी है। वी आर वेल अवेयर करंट की वैल्यू होती है ये आपका नंबर डेंसिटी हो गया ईटा ई ए इंटू ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। अब आप देखो जरा क्या करंट नोन है, यस। एन होता है आपका डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, तो नंबर डेंसिटी मेंशन देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए क्यूबिक मीटर, ये मेंशन्ड है, मतलब एन का वैल्यू भी नोन है। एरिया भी नोन है, देखो 25 मिलीमीटर का स्क्वायर। ई का वैल्यू भी इन्होंने दे दिया है, मतलब ये तक बता दिया आपको भाई ई भी ले जाओ। तो अब इस पूरे में सारी चीजें नोन है, तो देयरफॉर खाली ड्रिफ्ट स्पीड ही निकालनी है, तो आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, सारा डेटा नोन है, तो यहां से आपका आंसर 25 आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई करेक्शन नहीं है, सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 242, ध्यान दीजिए,
and binding energy per nucleon is 7.6 mega electron volt, breaks into fragment each with mass number 121. If each fragment nucleus has binding energy per nucleus this, the total gain in binding energy. तो आप एक काम कर लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी इनिशियली कितनी थी आप वो निकाल लीजिए. तो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी तो जरा देखो, न्यूक्लियस मास नंबर 240, बाइंडिंग पर न्यूक्लियन कितनी 7.6, तो 7.6 इंटू 242, ये आपकी टोटल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी इनिशियली थी. अब बाइंडिंग एनर्जी फाइनली कितनी होगी तो वो भी आप निकाल सकते हैं. तो वो कैसे निकालेंगे वो जरा देखो. फिर बोलता है कि दो फ्रैगमेंट में टूट गया, ईच 121, और हर एक का 8.2, 121 इंटू 8.1 इंटू 2, क्योंकि दो फ्रैगमेंट्स टूटे हैं. तो 121 तो आप खुद ही देखो ना, तो 121 इंटू 2 ये तो 242 होना ही है. तो और 8.17 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट तो करना है इफेक्टिवली. तो क्या करेंगे, तो देयरफॉर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इंप्लाइज सिर्फ 0.5 इंटू 242 आ जाएगा, और यहां से आपका आंसर 121 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और वही आपका आंसर है 121. ठीक है, तो इसी के साथ आपका पूरे पेपर का अपना डिस्कशन कंप्लीट हो गया. तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि पेपर डिफिकल्ट नहीं था, जिसमें एक दो प्रॉब्लम थी जो काफी ट्रिकी थी या थोड़ा आउटसाइड नॉलेज रिक्वायर्ड था. बाकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी. तो आई होप आपका ये पेपर अच्छा रहा होगा और ये जो अपना डिस्कशन है आपके लिए फायदेमंद रहा होगा.